Let's start. Huh? Yeah. Good morning, everyone. So today we are going to discuss about the research approach and research design. Yeah. I think all of you heard the term research approach and research design. Yeah. Majority of people are thinking like these two terms are same. I think, but research approach and research design having this some difference. Clear? Just I am given one example before starting the research approach or research design. आप जब कभी आप कोई हाउस का प्लान करते हैं कि हमें कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, क्लियर? प्लान करते हैं, क्लियर? जब भी हम किसी मकान बनाने की प्लानिंग करते हैं तो हम आर्किटेक्ट से क्या करते हैं, उसका पहले नक्शा बनवाते हैं, दैट इज ब्लूप्रिंट। नक्शा बनवाते हैं, आपने देखा, या ड्राइंग बनवाते हैं। इन द सेंस, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं आपको, तो आप उसकी जो ब्लूप्रिंट या जो ड्राइंग बनवाते हैं वो क्या है आपके भैया, रिसर्च डिजाइन। ठीक, सीधा सा सवाल मिलता है कि द ब्लूप्रिंट टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी इज नोन एज, तो सीधा सा सवाल है रिसर्च डिजाइन। क्लियर है यहां तक कहानी? केवल आपने डिजाइन बना दी, क्या उससे मकान तो नहीं बन जाता है ना? आपने जो पूरी प्लानिंग या ब्लूप्रिंट तैयार कर दी, क्या उससे पूरी रिसर्च तो नहीं हो जाएगी? या जो आपने प्रॉब्लम जो ली है, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च टाइटल जो लिया है, वो सॉल्व तो नहीं हो जाएगा, है ना? क्लियर? तो जो वे है या जो स्ट्रेटेजीज है, जो प्रोसीजर्स है, जो आप फॉलो करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या जो मकान बनाने के लिए जो भी आप वे यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपका ठेकेदार को होगा, किस तरीके से आप उसको बनवाएंगे, क्या प्रोसीजर्स आप उसके लिए यूज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज आप अपनाएंगे उस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, या उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वही क्या है भैया आपकी रिसर्च अप्रोच। तो माइन्यूट सा डिफरेंस। रिसर्च डिजाइन जो है आपकी एक तरह से ब्लूप्रिंट कह सकता हूं या ड्राइंग कह सकता हूं मैं, क्लियर? किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए वो आपकी क्या भैया, रिसर्च डिजाइन। और जो तरीका है, जो वे है उसको अचीव करने का, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का, और उसके लिए जो भी आप प्रोसीजर्स या जो भी स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो क्या है भैया आपकी रिसर्च अप्रोच। यहां तक पिक्चर समझ में आई आपको? क्लियर? रिसर्च अप्रोच जो है जनरली टू टाइप्स की होती है। रिसर्च अप्रोच दैट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। थर्ड अप्रोच भी हम लिखते हैं, ऐसी रिसर्च स्टडी जिसमें क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों मिक्स्ड होता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड अप्रोच, या बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। बट मेजर जो रिसर्च अप्रोच है वो कौन सी होती है, क्वांटिटेटिव होती है और क्वालिटेटिव। समझ में यहां तक कहानी? ठीक है। रिसर्च अप्रोच और रिसर्च डिजाइन क्या है, और ये कोर कंसेप्ट है पूरी रिसर्च का। इसको हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में रिसर्च डिजाइन से मिलते हैं। अगर आएंगे तो रिसर्च डिजाइन में से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, रिसर्च डिजाइन और सैंपलिंग। ठीक है, मैं एक एक के बारे में आपसे डिस्कस करते हुए चल रहा हूं। सी, रिसर्च अप्रोच एंड रिसर्च डिजाइन सिनोनिमस टर्म्स हैं, यूज करते हैं इंटरचेंजेबली। कहीं रिसर्च अप्रोच यूज करते हैं, कहीं रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं, पर मैं डिफरेंस देखते हुए चल रहा हूं। रिसर्च अप्रोच डील्स विद द वे, मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो उसका तरीका है, द वे हाउ टू गेट द आंसर और हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम हमारी, उसी को हम सॉल्व करने के लिए रिसर्च स्टडी कर रहे हैं। सपोज आपको कोविड-19 की वैक्सीन बनानी है, वो हमारी एक रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सोल्व करने के लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं, तो वो हम रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं। कहानी क्लियर है यहां तक? तो ये वे है। नेक्स्ट में बात करूं, रिसर्च अप्रोच इज द, मैंने उन्हीं पॉइंट्स को मेंशन किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इज द प्रोसीजर और स्ट्रेटेजीज, जो भी स्ट्रेटेजीज आप अपनाते हैं, कैसे मकान बना रहे हैं तो कैसे सामान आएगा, सीमेंट कहां से आएगी, वो कहां से आएगी, है ना? बहुत सारी अप्रोच होती है। नल वाले को ठेका किसको देना है, पानी वालों को किसका देना है ना?
इसका ठेकेदार कौन होगा, कलर का काम किसको देना है, पुट्टी का काम किसको देना है, फर्नीचर का काम किसको देना है ना। उसके लिए आप बहुत सारे प्रोसीजर्स अपनाते हैं, है ना, बहुत सारे वेंडर्स को बुलाते हैं, लाइक दैट। तो जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी प्रोसीजर्स आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, वही क्या है भैया, आपकी रिसर्च अप्रोच। क्लियर है कहानी यहां तक? ठीक, लिखा है मैंने, प्रोसीजर्स और स्ट्रेटेजीज फॉलोड बाय द रिसर्चर टू कलेक्ट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। इट कैन बी क्वालिटेटिव, इट कैन बी क्वांटिटेटिव और इट कैन बी मिक्स्ड, जिसमें क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव। में एग्जांपल्स दूंगा बाद में आपको कि ऐसी कौन सी स्टडीज है जिसमें अपन क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। क्या होता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में आगे बात करते हुए चलूंगा। क्या अगर मैं रिसर्च डिजाइन की बात करूं तो जनरली आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको रिसर्च स्टडी कंडक्ट करनी है ना, उसी को फॉलो करते अपन चलते हैं। आप देखते हैं, आप घर का नक्शा बनवाते हैं, ठीक है, 4 इंच की दीवार रखनी है, कहां पे 9 इंच की दीवार रखनी है, 10 फीट का रूम यहां होगा, यहां पे लेट बात होगा, 4x4 का होगा, 5x4 का होगा, होल 10x12 का होगा, लाइक दैट। क्लियर? तो वो आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आपको उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करना है। समझ में आई कहानी? एक रिसर्च डिजाइन ब्रॉडर प्लान है। एक अनदर टर्म्स में यूज करूं, मैंने आपसे यहां पे पहले जो मैं टर्म यूज की थी आपसे, मैंने कहा था कि रिसर्च डिजाइन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली ऐसा ही पूछा गया अभी तक, ठीक है, कि द ब्लूप्रिंट यूज्ड टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडी इज नोन एज, तो आपका आंसर दिया जाता है रिसर्च डिजाइन। अगर मैं उसको अदर वे में घुमा करके अगर कहूं, ठीक है, तो इट इज द फ्रेमवर्क और सिस्टमेटिक प्लान। एक फ्रेमवर्क कह सकता हूं उसको, ढांचा, फ्रेमवर्क और सिस्टमेटिक प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट विल बी डन एंड हाउ डेटा विल बी एनालाइज्ड। क्लियर? इट प्रोवाइड द बेसिक आउटलाइन। वही कहानी मैंने लिख दी इसके अंदर। रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट और ड्राइंग, दोनों वर्ड मैंने लिख दिए इसमें जहां मुझे कहीं मिला था। क्लियर? ड्राइंग वर्ड से भी आए तो समझ जाना कि हम रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो इज अ ब्लूप्रिंट और ड्राइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी व्हिच इन्वॉल्व द ऑल, लाइक सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, अप्रोच क्या होगी, डेटा का कलेक्शन का मेथड क्या होगा, एनालिसिस का मेथड क्या होगा, तो सब कुछ जो कोर कंसेप्ट है वो रिसर्च डिजाइन है। आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, एम, हाइपोथेसिस, ये सब हम लिख रहे थे, है ना, उससे रिसर्च हुई नहीं थी कभी भी। मेन जो रिसर्च करने के लिए आपको रिसर्च डिजाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रिसर्च डिजाइन क्या, इसके अंदर सारी चीज इन्वॉल्व हो जाती है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें से सैंपल किसको लेंगे, आपका सैंपलिंग का मेथड क्या होगा, आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। क्लियर? आप डेटा को जो कलेक्ट करेंगे उसके लिए टूल कौन सा यूज करेंगे, मेथड कौन सा यूज करेंगे कलेक्शन करने का, और उसको एनालिसिस किस आप टेस्ट से क्या आप टेस्ट लगाएंगे उसको एनालिसिस करने के लिए। ये पूरी चीजें जो कहां इन्वॉल्व होती है आपकी रिसर्च डिजाइन के अंदर। क्लियर है? मैं एक एक से बात करते हुए चलूंगा आपको। क्लियर? इज अ प्लान, सेम है, वही कहानी लिखी हुई है। एलिमेंट्स की मैं बात करूं, क्या क्या होता है, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था। सी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। पहली मैं बात की थी मैंने अप्रोच भी इसी का पार्ट है। मैंने कहा था आपको क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, और अगर दोनों है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है, कहीं कहीं पर मैं एग्जांपल दूंगा बाद में, तो उसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड या बोथ। और ये विद और विदाउट अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी हो सकता है। क्लियर? मैंने आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में एक बार डिफरेंस बताया था, पुराना वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। मैंने टच थोड़ी किया था इसको पहले। हाँ, क्लियर? पहला एलिमेंट अप्रोच था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बता चुका हूं। सेकंड, पॉपुलेशन। रिसर्च पॉपुलेशन क्या होती है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। टारगेट पॉपुलेशन होती है, असेसिबल पॉपुलेशन होती है, वो मैं सैंपलिंग जब पढ़ाऊंगा उसमें आएगा आपकी कहानी, तो मैं उसी से लेते हुए चलूंगा कि सैंपल क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सारी चीजें। क्लियर? सैंपलिंग टेक्निक, सैंपल क्या होगा, आपका टाइम, प्लेस एंड सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, ठीक है, क्या आपका रिसर्च सेटिंग क्या होगी, क्या
आप कौन सा टूल यूज करेंगे और कौन सा मेथड यूज करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और आपका डेटा को एनालाइज करने के लिए कौन सा मेथड होगा। ये सारी चीज जो अपन पढ़ते हैं वो कहां पढ़ते हैं, रिसर्च डिजाइन के अंदर। तो अभी डिजाइन क्या है, अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मैं केवल रिसर्च डिजाइन के बारे में इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। रिसर्च अप्रोच क्या होती है समझ में आ गई आपको, रिसर्च डिजाइन क्या है, दोनों डिफरेंस समझ में आया। डिजाइन क्या है, आपका एक ब्लूप्रिंट था, जबकि अप्रोच क्या है, उसका सोल्व करने का वे है, और जो भी प्रोसीजर और स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं वो क्या है, आपकी रिसर्च अप्रोच का पार्ट है। क्लियर है, मैं उसको ड्राइंग का नाम दे दूं, मैं उसको फ्रेमवर्क का नाम दे दूं, तो आप समझ जाना को क्या बात कर रहा हूं, भैया रिसर्च डिजाइन की बात कर रहा हूं। क्लियर। नेक्स्ट सवाल आता है कि जो रिसर्च डिजाइन है उसको हम सेलेक्ट कैसे करें, है ना, हम कौन सी रिसर्च स्टडी के अंदर कौन से डिजाइन को सेलेक्ट करें। बहुत सारी डिजाइन बताऊंगा मैं आपको, 10 12 15 डिजाइन। क्लियर। तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें कौन सी डिजाइन फिट बैठती है वो हमें देखना है। क्लियर। तो इसके लिए डिपेंड करता है कि सबसे पहली चीज आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है। जो अभी आपने प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है ना, मैं अभी आगे एग्जांपल लेते जाऊंगा, वहां समझाता चलूंगा, आपको समझ आ जाएगा यार कि ये प्रॉब्लम यहां क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। अभी आपको समझ में नहीं आएगी वो कहानी, पर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास जो डेटा कलेक्शन का जो सोर्स है वो क्या अवेलेबल है ना। सपोज मुझे तो डेटा पूरे एमपी में करना है, लेकिन मेरी अप्रोच नहीं है, मैं सब तक नहीं पहुंच पाता हूं, ठीक है, तो मैं भोपाल में स्टडी को कंडक्ट कर रहा हूं, राइट है। तो आपका टाइम, प्लेस, पर्सन, सोर्स कितना अवेलेबल है आपके पास, मनी कितनी अवेलेबल है आपके पास, वो जिसको मैंने एक वर्ड यूज किया था फिजिबिलिटी, अगर पहले आपने देखा होगा तो, है ना। तो उस पे ऊपर डिपेंड करता है जनरली कि आपका जो है आपका इथिक्स। मैं तो बहुत सारे, मैं कोई एक नहीं, मैंने ड्रग बनाई है ना, तो क्या मुझे कोई इथिक्स अलाउ करता है क्या मैं आपके ऊपर अप्लाई कर सकूं, उसको नहीं करते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस एंड सिचुएशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन रिसर्च डिजाइन क्या करते हैं भैया, सेलेक्ट करते हैं। क्लियर। मैं एक नाम आपको बताता हुआ चलता हूं, मैं जब मैं डिजाइन को एक्सप्लेन करूंगा वह आपको समझ में आएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सेम है, नेचर ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसोर्स, कॉस्ट, टाइम, एक्सपर्टाइज ऑफ द रिसर्चर पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स है उसकी मैं बात करता हूं, लाइक रिसर्च प्रॉब्लम कैसी है उस पर डिपेंड करता है, आपके स्टडी का पर्पज क्या है उस पर डिपेंड करता है, रिसर्चर का नॉलेज कितना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे मेटा एनालिसिस नहीं आता अभी तक, तो मैं मेटा एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, तो रिसर्चर के नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कल मैंने बताया था आपको सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस, है ना। मेटा एनालिसिस जनरली अपन क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए कर रहे थे और स्टैटिस्टिकल टेस्ट उसमें लगाते थे। मेटा सिंथेसिस क्वालिटेटिव के लिए था और नॉन स्टैटिस्टिकल था, और सिस्टमैटिक रिव्यू जनरली जो अपन कर रहे थे वो भी क्वांटिटेटिव के लिए मेनली यूज कर रहे थे अपन, क्या वो भी एक नॉन स्टैटिस्टिकल है, लेकिन जनरली वहां पर क्या है कि आपका फोकस पर्पस होता है और एक ही डिजाइन, एक ही मेथड अपन यूज करते हैं। सपोज मैं सिस्टमैटिक रिव्यू लिख रहा हूं किसी के ऊपर, तो जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आरसीटी, तो मैं सारी स्टडी आरसीटी को ही इंक्लूड करूंगा, है ना, वो थोड़ा एक फोकस होता है सिस्टमैटिक, इतना आपके डिटेल में आएगा नहीं, मैंने जनरली बताया था आपको। रिसर्च के नॉलेज में रिसर्चर्स के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, मुझे आरसीटी करनी है, मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है, क्या करना है। क्या इथिक्स एंड प्रिंसिपल्स अलाउ करते हैं ना, मैंने भी आपको बताया, आपने कोई ऐसी ड्रग बनाई है, कुछ भी बनाई है, मैं किसी ह्यूमन के ऊपर उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूं। क्लियर। तो जो भी आपके इथिक्स है वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो सैंपल जैसे मुझे 100 सैंपल चाहिए, है ना, तो मैंने 100 सैंपल ले लिए, सेलेक्ट कर दिए, उसका ईच इंडिविजुअल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैं सैंपलिंग में बताऊंगा, वो इस पर मैं भी फोकस नहीं कर रहा हूं। क्लियर। तो सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट्स है वो अवेलेबल है कि नहीं है, उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, टाइम, कॉस्ट, मनी, लाइक टाइम, possible control on the external variable on users of the study findings, that these are the some factors only। ठीक है, आपको इससे ऐसे क्वेश्चंस मिलेगा नहीं आपको इसमें से। क्लियर। बस मैंने बताया, जनरली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में आ रहा हूं, दैट इज अ वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च डिजाइन। यहां से थोड़ा समझना भैया, आपने वैलिडिटी टर्म सुना होगा, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, जो आपने सुना है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वो ये नहीं है, ठीक है ना। जो आपने सुना है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वो है रिसर्च का जो टूल होता है, जो आप टूल डेवलप करते हैं, है ना। जैसे आपको मुझे नॉलेज असेस करना है तो मैंने क्वेश्चनर बनाए, तो मेरा टूल हो गया, है ना। मुझे आपका वेट चेक करना, मैंने वेइंग मशीन बनाई या वेट मशीन बनाई मैंने आपका वजन चेक करने के लिए, तो मेरा टूल हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट हो गया मेरा। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के अपन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं, जो आप बात कर रहे हैं।
मैं यहां पर जो वैलिडिटी बात कर रहा हूं, ये मैं रिसर्च डिजाइन की वैलिडिटी बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं भैया? रिसर्च डिजाइन, कि आपकी रिसर्च डिजाइन है उसकी वैलिडिटी कितनी है। तो जनरली मैं रिसर्च डिजाइन की जब भी वैलिडिटी की बात करूंगा तो ये दो टाइप की वैलिडिटी होती है भैया। क्या है? दो टाइप की। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे क्वेश्चन मिलता है, इससे मैंने इनको डाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन मिलता है आपने देखा, अभी आएगा तो आप समझ जाएंगे, आया हुआ क्वेश्चन है। वैलिडिटी जो है रिसर्च डिजाइन की, फिर से सुन ले आप, कि उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये टू टाइप्स की वैलिडिटी होती है। फर्स्ट वन इज द इंटरनल वैलिडिटी और सेकंड वन इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी। वहां पे वैलिडिटी के टाइप्स अलग है, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, वो अलग है। ठीक है, ये जो मैं रिसर्च डिजाइन की वैलिडिटी की बात कर रहा हूं वो दो टाइप की है भैया, इंटरनल वैलिडिटी है और एक्सटर्नल वैलिडिटी है। अब ये इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी मैं बात करता हूं आपसे। ठीक है, मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैंने आपको लिखा था इंडिपेंडेंट और वो क्या है भैया, डिपेंडेंट वेरिएबल बताया था मैंने आपको। क्लियर? जिसको आपने कोज एंड इफेक्ट भी कहा था, इसको अपन ने स्टिमुलस वेरिएबल भी कहा था, बहुत सारे नाम्स मैंने बताए थे, इसको हमने देखा था। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या है कि आप कोई भी स्टडी करने जा रहे हैं, क्लियर? तो सपोज मैंने कहा कि मैं आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करा करके पढ़ाऊंगा, क्लियर? तो आपका जो नॉलेज स्कोर है उसको देखूंगा मैं। ठीक है, दो चीज हुई, लेसन प्लान और आपका नॉलेज स्कोर। तो नॉलेज स्कोर किसके ऊपर डिपेंड है? लेसन प्लान या मेरी टीचिंग पे डिपेंड है, वही हुआ। तो डिपेंडेंट क्या हुआ? नॉलेज। नॉलेज स्कोर डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लेसन प्लान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो लेसन प्लान क्या हुआ अपना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई थी क्या? इंटरनल वैलिडिटी ये बताता है कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जो आपके वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इस कोज का, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कहीं ना कहीं इस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या है? इफेक्ट है। सिर्फ इतना सा बताता है। जैसे मैं कहूं कि इस पंखे का और दीवार का क्या कोई रिलेशन है? पंखे और दीवार का क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं। मैं कहूं हाइट और वेट का, हो जाता कभी कभी, या एज और हाइट का है, एज बढ़ती है जनरली, हाइट बढ़ती है, एक लिमिटेशन टाइम था। क्लियर? मैं कहूं कि डाइट कंट्रोल का और वेट का क्या रिलेशन है? समझ में आ रही है मेरी बात को? क्लियर? मैं कहूं डाइट का और सीमेंट का, नो रिलेशन। वेरिएबल दो हो सकते हैं लेकिन, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझे कि ये दिखाता है कि जो आपने दो वेरिएबल आपने लिए हैं आपकी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, उसका कहीं ना कहीं कोज का उसके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट करें, मैं बताऊंगा मैनिपुलेशन क्या होता है, ठीक है, उसका इफेक्ट कहां मिले? आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर मिले। अगर ये है कि कहीं कहीं उसको आइदर डिक्रीज हो सकता है, आइदर इंक्रीज हो सकता है, पर कहीं कहीं उसका इफेक्ट है, अगर ऐसा मिलता है तो आपकी रिसर्च डिजाइन क्या भैया? इंटरनली वैलिड है। समझ में आई कहानी? यहां तक समझ में आई कहानी? क्लियर? मैं इंटरनल वैलिडिटी बताता हूं, फिर मैं आपको एक्सटर्नल वैलिडिटी बताऊंगा। आपको एक क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया इंटरनल वैलिडिटी? ठीक, याद रखना ये वैलिडिटी रिसर्च डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं, आप इसके टूल की वैलिडिटी से आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर? टू इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द क्रेडिबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द रिसर्च रिजल्ट, दैट इज इंटरनल वैलिडिटी एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल वैलिडिटी। और इंटरनल वैलिडिटी को मैंने आपसे कहा है कि ये साइंटिस्ट का नाम मैंने इसलिए लिया था कि अभी एक एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें साइंटिस्ट का भी नाम पूछा हुआ है ना, इससे मैंने यहां पे भी लिख दिया है। अभी आगे बताऊंगा मैं कहां पे पूछा गया एग्जाम, है ना? क्या इसे मैंने नाम लिख दिया, अगर आप याद करना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या कैम्पबेल एंड स्टैनले ने 1963 में यूज की थी एक टर्म इंटरनल वैलिडिटी, लाइक टू रेफर टू द एक्सटेंशन टू विच इट्स पॉसिबल टू मेक द इन्फ्रेंसेस दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ट्रूली इन्फ्लुएंसिंग ओवर द डिपेंडेंट वेरिएबल।
मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है, कहीं कहीं इन्फ्लुएंस है। मैंने इन्फ्लुएंस वर्ड यूज किया है, आइदर रिजल्ट डिक्रीज हो सकता है और इंक्रीज हो सकता है, बट कहीं ना कहीं उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इन्फ्लुएंस है। क्या उसी चीज को लिखी मैंने आपको, इन द इंटरनल वैलिडिटी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको अपने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ रखा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बहुत अच्छे से। क्या वेरिएबल्स लगभग मैंने सारे कवर किए थे। अगर वेरिएबल से क्वेश्चन आता है किसी भी प्रकार, कंपाउंडिंग, एस्टेनियर, मैंने कंटीजियस, बहुत सारे वेरिएबल, मैंने डेमोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स आपको बताए थे, और भी बहुत सारे होते हैं, पर जितना आपको जानकारी चाहिए उतना मैं बता दिया आपको। क्लियर? इन दिस डिमांड टाइटर कंट्रोल ओवर द एक्सटेनियस वेरिएबल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनल वैलिडिटी आंसर द क्वेश्चंस लाइक इज द कनेक्शन बिटवीन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इज द कनेक्शन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर टू मेक कॉजल इन्फ्रेंस, मतलब उसका कहीं इफेक्ट होता है, क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्या है भैया, इंटरनल वैलिड है। मैंने लिख दिया इसके अंदर, इफ द एक्सपेरिमेंट कैन क्लियरली एस्टैब्लिश दैट द ट्रीटमेंट कॉज्ड एन इफेक्ट द एक्सपेरिमेंट हैज एन इंटरनल वैलिडिटी। बस इतना सा आपको याद रखना। क्लियर? कुछ क्राइटेरिया है, मैं उनको बताता हूं कि इंटरनल वैलिडिटी जो है, उनको कुछ क्राइटेरिया की वजह से थ्रेट्स मानते हैं, उनको 6 मेजर थ्रेट्स हैं। हिस्ट्री, ठीक है, आपने कहा कि भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कहीं कहीं इफेक्ट तो है, क्लियर, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे हम क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट है। सपोज आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, मैं यहां पे अभी अपने वाले एग्जांपल देता जाऊं, फिर मैं मेरे एग्जांपल पे आऊंगा, ठीक है ना। लेसन प्लान की बात कर रहा था मैं आपसे, क्लियर, मैंने लेसन प्लान आपको पढ़ा दिया मैंने आपको, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, आपका पोस्ट टेस्ट लिया, ठीक है। अब मैंने कितना अच्छा पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, सपोज उस टाइम पर आपका नोट सेट का एग्जाम था, है ना, तो आपने और भी पढ़ा होगा, है ना, आपके दिमाग में था, मैंने भले अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आपको, है ना, लेकिन आपके दिमाग में क्या था, नोट सेट का एग्जाम था, तो आपने उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही फोकस के साथ आपने उसको पढ़ा, ठीक है, आपने पढ़ा और आपका स्कोर क्या आया, अच्छा आया, क्लियर। सपोज एक और एग्जांपल देता हूं मैं, एक आपके एग्जांपल से शुरू कर दिया मैंने, अब मेरे एग्जांपल पे आता हूं। सपोज मैं आपके पास गया, सपोज फीमेल्स के पास हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन दिया, उनको हेल्थ एजुकेशन दिया, क्लियर, कि बहुत सारे डेटा है, जो भी हमने हेल्थ एजुकेशन दिया, क्लियर, और फिर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्लियर। उसी ड्यूरेशन के अंदर, कुछ डेज के अंदर, कोई फेमस पर्सनालिटी का एक्ट्रेस हो सकती है, कोई भी फेमस पर्सनालिटी होती है, उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड हो गया, जो न्यूज़पेपर की सुर्खियां में आया, न्यूज चैनल्स में आ गया, बहुत आ गया, हम सब देख रहे हैं, है ना, अरे यार उसको हो गया यार, है ना, अरे यार उसको हो गया, नहीं, अरे सोनाली बेंद्रे को यार कैंसर हो गया यार, है ना, युवराज सिंह को कैंसर हो गया यार, है ना, तो हमारे दिमाग में आ गया, नहीं 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 यार। तो आपने देखा कि जिनको आपने हेल्थ एजुकेशन दिया था, उनका जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो उन्होंने इंप्रूव कर दिया उसको। अब वो जरूरी नहीं कि आपने जो हेल्थ एजुकेशन दी है उसकी वजह से नहीं, कुछ फैक्टर्स हैं उसी टाइम पर जो चल गया, है ना। बहुत बार देखते हैं, आपने देखा होगा कि यार कि ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते भी वो कोई एक्टर की डेथ हुई थी, मुझे नाम याद नहीं यार, साउथ का एक्टर था, हॉलीडे आ गया था, है ना, ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते, तो आदमी थोड़ा ध्यान से दौड़ता, पहले भाई रोज दौड़ा रहा, हाँ 2 घंटे 3 घंटे एक्सरसाइज कर रहा था, खूब करा, फिर थोड़ा एक्सरसाइज कम कर दी उसने, उस ड्यूरेशन में देखना एक्सरसाइज कम कर दी थी लोगों ने, है ना, कि यार एक लिमिटेड ही एक्सरसाइज करेंगे, है ना, 1 घंटा करेंगे, आधा घंटा करेंगे, ऐसा नहीं 2-3। हमारे एक स्टाफ था, वो 2 दिन जिम गया, तीसरे दिन पता चला किडनी फेलियर हो गया उसको, हाँ कुछ और इश्यूज था, उससे से कुछ ब्रेकडाउन हुआ होगा, लेकिन 3 दिन बाद पता चला ऐसे, ठीक है। तो जिसने सुना मेरे को जिम नहीं जाना भाई, है ना, कल को हाँ वजन कम करने के चक्कर में जाऊं, बॉडी बनाने के चक्कर में और कोई दूसरी समस्या ना हो जाए, तो जिसने भी सुना उसने क्विट कर लिया जिम को, उसने क्विट कर लिया,
ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब कि लेकिन आपको तो क्या लगा, जो मैंने हेल्थ एजुकेशन दी उसकी वजह से इंप्रूवमेंट है, लेकिन वो आपके हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से जनरली उसके अंदर चेंजेस नहीं है। समझ में आई कहानी? तो ऐसे 6 फैक्टर बताऊंगा मैं आपको। पहला फैक्टर था भैया, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया इंटरनली क्या है भैया, वैलिड है। जैसे वैलिडिटी क्या होती है समझ में आई आपको, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे। क्लियर? सी द हिस्ट्री, द थ्रेड हिस्ट्री अकर्स वन सम, ये मैंने लिख रखा है, आप उसको मुझे इतना टाइम भी कंज्यूम नहीं करें, अपन चीज वही है। क्लियर? मैंने एग्जांपल दिया है, मैं समझा देता हूं। यू आर कंडक्टिंग अ हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। क्लियर? While recently a famous film actress is diagnosed to be suffering from the breast cancer. Clear? It catches media attention. Medical experts are interviewed. Huh? And the importance of the BSc is supported. कि होना चाहिए. Clear? So while you find that BSc activity has improved, you find BSc activity has improved. तो BSc एक्टिविटी है और एक आपकी हेल्थ एजुकेशन है, कौन सा डिपेंडेंट और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? हेल्थ एजुकेशन इंडिपेंडेंट है और उसकी एक्टिविटी जो क्या है, डिपेंडेंट है। अगर अच्छी हेल्थ एजुकेशन दी तो एक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक? सो यू एज ए रिसर्चर may not be able to conclude if the changes in the behavior is the result of your teaching program. बस सिंपल सी कहानी, सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी कहानी। क्लियर है भैया? ठीक है। नेक्स्ट थ्रेड की बात करता हूं, दैट इज अ मैच्योरेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। मैच्योरेशन ऑफ द सब्जेक्ट, मैच्योरेशन मतलब समझ रहे होंगे आप, ना, आप कोई भी रिसर्च स्टडी करते हैं, जनरली हम शॉर्ट ड्यूरेशन में, अभी टाइप्स बताऊंगा, क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है। क्या? तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती है वो जनरली लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए। क्लियर? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, लॉन्ग स्टडीज होती है। तो उस ड्यूरेशन में आप देखते हैं कि जो भी आपके सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, तो उनका जो जैसे हाइट, वेट, ठीक है, फिजिक, उसमें क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, चेंजेस होता है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को क्या करते हैं भैया, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यही कहानी है। आप देखें डिफरेंट वेज, लाइक इन द चिल्ड्रन देयर इज एन इंक्रीज इन द हाइट एंड वेट, मैच्योरेशन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको एक फैक्टर्स है। नेक्स्ट इज द टेस्टिंग। नेक्स्ट इज द टेस्टिंग। क्या? टेस्टिंग का मतलब क्या है कि एक डिजाइन आएगी, मैं भी बताऊंगा आपको, जिसको हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन कहते हैं। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं। लेसन प्लान के इफेक्टिवनेस देख रहे थे, नॉलेज स्कोर चेक कर रहे थे ब्रोंकाइटिस के ऊपर। क्लियर? तो मैंने आपका पहले प्री टेस्ट लिया, 20 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए मैंने ब्रोंकाइटिस के ऊपर। ठीक है, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 6 आए, किसी के 4 आए, 3 आए, 2 आए, जो भी आया मेरे पास स्कोर आ गया। फिर मैंने आपको क्या है, ब्रोंकाइटिस के ऊपर मैंने आपको टीचिंग दिया, लेसन प्लान को क्या किया, एक्सप्लेन किया, और उसके बाद मैंने क्या किया, आपको पोस्ट टेस्ट आपका लिया और मैंने आपस में नॉलेज आपका चेक किया। तो जनरली ये देखा गया है, जनरली, कि जब आप प्री टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर पोस्ट टेस्ट लेते हैं, तो जनरली स्कोर वैसे भी क्या होता है, आपका इंप्रूव ही मिलता है। आप पहली बार नोट सेट देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कैसे ऑनलाइन देते हैं, डिजिटल पे रिव्यू मार्क कैसे करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कैसे करते हैं, कैसे टाइमर चलता है। अभी आपने एग्जाम दिया होगा, 18-18 मिनट का आया, 20 क्वेश्चन आए। अब नेक्स्ट बार जब आप दोगे तो थोड़ी सी आपको आसानी होगी। तो एक जनरल एक फीचर देखा गया है कि एक बार प्री टेस्ट के बाद जब वापस पोस्ट टेस्ट देता है आदमी, तो उसका वैसे ही कुछ नॉलेज आपका इंप्रूव मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया अभी 6 नंबर आ रहे थे, एवरेज मीन निकाला तो मैंने, और अभी क्या आया, 6.5 आया, तो मेरी टीचिंग की वजह से इसका थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। तो माइन्यूट से अगर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, तो वो जनरली क्या हो सकता है, वो प्री टेस्ट का इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आई कहानी? समझ में आई कहानी? टेस्टिंग मैंने लिख रखी, यही कहानी लिख रखी, पढ़ लेना आप। नेक्स्ट भैया मैं इंटरनल वैलिडिटी की बात कर रहा था, अगर आप सुन रहे हैं तो। इंटरनल वैलिडिटी क्या है भैया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट किसके ऊपर है, डिपेंडेंट वेरिएबल का है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही इसके अंदर कुछ चेंजेस आया है। पहला चेंजेस की मैंने आपसे बात किया था, दैट इज हिस्ट्री, एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैच्योरेशन ऑफ द सब्जेक्ट बताया था मैंने आपको, और टेस्टिंग बताया था।
फोर्थ जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज। इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज का मतलब क्या है भैया, कि सपोज मैंने आपका पहले ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, सपोज आपका ब्लड प्रेशर आया 200/110, ठीक है, हाइपरटेंशन आया, क्लियर। मैंने कोई मेडिकेशन दिया आपको, क्लियर, और फिर मैंने वापस से आपका बीपी चेक किया, हो सकता है उसमें कम आया हो या उतना ही आया हो, क्लियर। तो कभी कभी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के चेंज होने की वजह से भी होता है। आप कभी देखेंगे, मैं वेट करता हूं डिजिटल पे, अभी तो आ रहा 72, किसी पे जाऊंगा आएगा 71, क्लियर। मैंने क्या किया कि मेरा 72 kg वेट है, मैंने क्या किया कि यार नहीं नहीं यार ज्यादा हो रहा वजन, है ना, एक्सरसाइज की, जिम किया एक आध महीना, फिर वापस गया तो मेरे पड़ोस में मशीन थी या हॉस्पिटल गया, वहां वजन कर लिया मैंने, वो आया मेरा 71 या 72 आया या 72 आया, तो मुझे क्या लगा, मैं तो इतने दिन कर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, तो वेस्ट है ना, वो तो वेस्ट है, ठीक है। और शायद मैं उसी मशीन पे करता तो हो सकता है 71 या 70 आता, है ना। तो बहुत बार जो रीडिंग्स है वो आपके इंस्ट्रूमेंट और टूल के चेंज होने की वजह से भी होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको रिसर्च स्टडी करते हैं, जब भी आपको रिसर्च स्टडी करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट शुड बी सेम, आपको इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स देखने को मिलती है। दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज। समझ में आई कहानी? So this is also one factor. This is also one factor. Methods of measurement and methods of measurement also. Suppose मैं ब्लड प्रेशर ले रहा हूं, मैंने पहले लिया था लेफ्ट आर्म से, अब ले लिया राइट आर्म से, हो सकता है कुछ पहले लिया हाथ से, फिर लिया मैंने पांव से, क्लियर, तो हो सकता है डिफरेंस हो सकता है डिफरेंस हो। तो मेथड्स आपका सेम होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट आपका क्या होना चाहिए भैया, सेम। क्या ये चीज मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट दैट इज अ मोर्टेलिटी। यहां से क्वेश्चन बनता बताऊंगा मैं आपको, जो आप मैंने आपको बताया था क्रॉस सेक्शन लॉन्गिट्यूड बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। जो लॉन्ग टाइम के लिए आप स्टडीज करते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसमें कभी कभी क्या होता है, जो सैंपल सपोज मैं बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है उनका ओपिनियन जानना चाह रहा हूं या उनके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पे भी कर रहा हूं और जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आया है, ठीक है, उसका मैं फर्स्ट ईयर में भी करूंगा, सेकंड ईयर में आएगा तब भी करूंगा, थर्ड ईयर में आएगा तब भी करूंगा, फोर्थ ईयर में आएगा तब भी करूंगा, क्लियर। 4 साल तक मैं उसकी स्टडी करूंगा, बाद में मैं रिजल्ट निकालूंगा, लॉन्ग स्टडी है, क्लियर। तो आपने देखा 60 बच्चे एनरोल हुए थे फर्स्ट ईयर में, 60 बच्चों की सीट थी, 60 बच्चे एनरोल हो गए, हो सकता है 5 फेल हो गए। मैंने 60 को एनरोल कर दिया एज ए सैंपल, 60 को एनरोल कर दिया, कोई फेल हो गए, कोई इसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया छोड़ दिया उसने, है ना, या कोई सिचुएशन ऐसी बनी उसने छोड़ दिया उसने, इट मींस ड्रॉप आउट, या किसी की खुदा ना खास्ता भगवान ना करे किसी की डेथ हो गई, है ना, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, क्लियर। तो किसी की डेथ हो गई, या उसको मैं वर्ड यूज ना करूं तो ड्रॉप आउट, आपकी रिसर्च स्टडी से वो लोग क्या हो गया भैया, ड्रॉप आउट हो गए। तो दूसरे को अगर आप इंक्लूड करते तो उसको एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं कर। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है ना, देखा, उसमें किरदार बहुत बदलते हैं, है ना, कभी दया भाभी बदल गई, कभी टप्पू बदल गया, है ना, उसके बाद देखते हैं तो मैं भी देखता हूं, है ना, कभी मेहता साहब बदल गए अभी, है ना, वो है ना जेनिफर और क्या नाम है उसका, बबीता वही अभी सोडी, हाँ सोडी, और वो है ना रोशन सिंह सोडी, वो बदल गए, है ना। तो आपने देखा कि आपको जो पहले उसको जो आप किरदार को देख रहे थे, नया उसको रिप्लेस किया, उसको वो मजा नहीं है ना, क्लियर। तो मैं जो यहां बताना चाह रहा हूं क्लियर, कि बहुत सारे क्या हो जाते हैं भैया, ड्रॉप आउट हो जाते हैं या मोर्टेलिटी हो जाती है, तो हम किसी और को उसको इंक्लूड करते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए, तो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन एक वर्ड यहां से रखें कि जो ड्रॉप आउट होता है या जो डेथ हो रही है, जो आपकी रिसर्च स्टडी से हट रहे हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एट्रीशन। मैं बताऊंगा आपको, सी इट इज अ लॉस और ड्रॉप आउट, इट इज अ लॉस और ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्टडी सब्जेक्ट, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी इज नोन एज एट्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया,
है ना, क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि द ड्रॉप आउट और लॉस ऑफ द सब्जेक्ट या सैंपल जो है आपके पार्टिसिपेंट्स के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी इज नोन एज, तो दैट इज एट्रीशन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है कहानी? मैं बताऊंगा, क्वेश्चन डाल रखे हैं बहुत सारे। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस का मतलब क्या है कि मैंने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है। एक तो क्या है, मुझे यहां से 10 स्टूडेंट को लेना है, ठीक है, मैंने रैंडमली एक उसको उठा दिया, एक उसको उठा दिया, एक उसको उठा दिया, एक उसको उठा दिया, मैंने 10 लोगों को सेलेक्ट कर दिया। रैंडमली मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। मैंने क्या किया, जो मेरे खास खास स्टूडेंट थे मैंने उन 10 को ले लिया। मैं बोल दिया उनको भैया प्री टेस्ट लूंगा, उसके अंदर आपको गलत करने हैं, क्लियर, ठीक है, और पोस्ट टेस्ट में आपको आंसर सही करने हैं, ठीक है। तो वो मैंने तो क्या किया, मैंने जो पढ़ाया उसका स्कोर अच्छा आ गया, तो एक बायसनेस है वो, क्लियर। या मैंने क्या किया, मैं केवल पोस्ट टेस्ट स्टडी कर रहा हूं जिसमें मैंने ट्रीटमेंट दिया और पोस्ट टेस्ट लिया। तो मैंने क्या किया, इंटेलिजेंट 2 4 5 बच्चे जो मुझे सैंपल चाहिए थी, इंटेलिजेंट को ले लिया। बहुत सारा आप देखते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, हम तो भैया 80% से ज्यादा आपको एडमिशन देते नहीं, वो वैसे इंटेलिजेंट को लेते हैं तो उनका रिजल्ट अच्छा ही आता है ना। जो अगर डल को आप मॉडिफाई करें तो ये तो है, क्लियर। तो मैंने क्या किया, इंटेलिजेंट को ले लिया तो रिजल्ट मेरा अच्छा ही मिलेगा आपको। तो दैट इज अ सिलेक्शन बायस बोलते हैं उसको, सिलेक्शन बायस। तो जनरली अपन जब भी सिलेक्शन करते हैं सैंपलिंग का, वो रैंडम सैंपलिंग को अपन ऑथेंटिक मानते हैं, क्लियर। तो दीज आर द 6 फैक्ट या 6 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इंटरनल वैलिडिटी। समझ में आई कहानी? लास्ट में रिवाइज करूंगा एक साथ बाद में, क्लियर। मैं रिसर्च डिजाइन की बात कर रहा था, उसकी वैलिडिटी की बात कर रहा था, उसके 2 पार्ट की मैंने बात की थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब मैंने आपको बता दिया था, और उसके 6 फैक्टर थे वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये मैं डिजाइन की बात कर रहा हूं। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि मैंने जो भी रिसर्च स्टडी किया है, वो मैंने इतना परफेक्टली किया है कि अगर मैं उसको जनरलाइज करूं, मैंने एक वर्ड बताया था रिसर्च प्रोसेस, जनरलाइजेशन मतलब लोगों तक पहुंचाना, है ना। चाहे मैं उसको पब्लिश कर रहा हूं जर्नल्स के अंदर या अखबार में पब्लिश कर रहा हूं, ठीक है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में मैं उसको क्या कर रहा हूं, पब्लिश कर रहा हूं, आपको पहुंचा रहा हूं, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन जो है, सपोज मैंने कोविड की वैक्सीन बनाई, ठीक है, मैंने कोविड की वैक्सीन बनाई, क्लियर। तो अगर आप उस स्टडी को, या मैंने आपको कहा कि अब मैं आपको इस रूम में बैठ के अगर वैक्सीन लगाऊं तो भी वही इफेक्ट देगी, फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के लगाऊं तो भी वही देगी, भोपाल में लगाऊं तो भी वही देगी, उत्तर प्रदेश में जाके लगाऊं तो भी वही देगी। तो आपकी भले ही सेटिंग कितनी भी चेंज हो जाए या सैंपल कितने भी आपके चेंज हो जाए, पर रिजल्ट शुड बी सेम। अगर सेम स्टडी को मैं रेप्लिकेट करूं, मतलब वापस से करूं किसी दूसरी सेटिंग में या दूसरे सैंपल के ऊपर स्टडी को करूं मैं आपको, तो आपका रिजल्ट क्या होगा भैया, सेम। उसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन। उसकी क्रेडिबिलिटी है कि मैंने जो स्टडी की भैया वो बिल्कुल सही है। मैंने जो दवाई बनाई है उसको आप सुबह लो, शाम लो, रात को लो, दोपहर में लो, मेल लो, फीमेल लो, बच्चा लो, बड़ा लो, बूढ़ा लो, है ना, भोपाल में लो, राजस्थान में लो, यूपी में लो, इंडिया में लो, चाहे अमेरिका में लो, है ना, वो आपका एक्शन सेम करेगी। दैट इज अ जनरलाइजेशन। उसकी क्रेडिबिलिटी है हमारी रिसर्च स्टडी की, और उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, एक्सटर्नल वैलिडिटी। समझ में आई कहानी? शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। इससे क्वेश्चन आएगा आगे, क्या आएगा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इसके फैक्टर से क्वेश्चन मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड टू अ लार्ज पॉपुलेशन। सी, एक्सटर्नल वैलिडिटी में जो हाईलाइट कर देता हूं, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, क्या द रिसर्चर्स अंडर व्हाट कंडीशंस एंड विच टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट समझ गया, जो सैंपल का एक पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट, the same result can be expected to be replicated, or whether the same intervention will work in another setting and with different subject। another setting में करेंगे तो भी वही रिजल्ट मिलेगा, और another sample पे करेंगे तो भी आपको वही सब्जेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट,
जैसे एक और एग्जांपल जो इसमें लिखा, जैसे न्यूटन ने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था आपको पता है? आपको ग्रेविटेशन, ठीक है, कि भैया एप्पल को ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे गिरता है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। नीचे से ऊपर उत्प्लावन बल पड़ा होगा, सर वही था, मुझे याद नहीं आता, है ना, 10th में पढ़ा था, ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, गुरुत्वाकर्षण इसको कहते हैं एप्पल। अब वो अमेरिका की एप्पल है, जम्मू कश्मीर की है, कि शिमला की है, हिमालय, कोई भी एप्पल है, उसको छोड़ेगा तो नीचे ही गिरेगी, है ना, ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये बोतल है, वो नीचे ही गिरेगी, छोड़ता हूं तो मैं। अब वो प्लास्टिक की है कि लोहे की है कि कॉपर की है कि किसी की भी है, किसी भी मेटेरियल की, छोड़ूंगा तो नीचे ही गिरे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं, आप किस डिफरेंट सेटिंग में करें और डिफरेंट सैंपल्स पे करें, द रिजल्ट शुड बी सेम, क्लियर। बट सम फैक्टर्स हियर ऑल्सो, वहां पे 6 फैक्टर्स थे, ठीक है, हियर ऑल्सो सम फैक्टर्स, वो आपको बताते हैं कि ये क्या है भैया, आपकी बायास हो सकती है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज अ हॉथॉर्न इफेक्ट। बहुत बार इससे एमसीक्यूज आया हुआ है एग्जाम में, है ना, शायद नॉर्सेट में भी आया हुआ है, मैंने 1-2 एग्जाम में देखा है, मैंने दिया उसमें। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या है कि आपका बिहेवियर, सपोज आई एम जस्ट स्टार्ट विद द एग्जांपल, ठीक है, सपोज मैं आपकी, मैंने एक स्टडी कर रखी है, आप देखेंगे मेरी इस पे रिसर्च गेट पे, मैंने स्टडी की थी सेल्फ एक्सप्रेस प्रैक्टिस, बताऊंगा अभी मैं उसको। आईवी थेरेपी के ऊपर, आईवी थेरेपी जानते हैं, इंट्रावेनस थेरेपी, क्या आईवी थेरेपी में पहले हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। अब मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, क्लियर। तो आप, जहां तक मुझे लगता है, आप रोज अगर किसी को आईवी लगाते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है, पकड़ा यहां से स्वाब, बहुत सारे तो स्वाब भी नहीं घुमाते हैं, अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो, है ना, लगाया डायरेक्ट लगा देते हैं, हो जाता है, क्लियर। लेकिन आपने प्रोटोकॉल्स देखे हैं उसका, ठीक है, कि अगर आपको टॉर्निकेट लगाना है, ठीक है, तो कितना सेंटीमीटर आपको उसके अबाउ लगाना है, ठीक है। जनरली आपको पहले कौन सी मीडियम जो आपकी वेन है उसको आपको प्रीफर करना है, क्लियर, जैसे स्प्लिंट काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहले आपको ट्रे प्रिपेयर करनी है, आपको प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करना है ना, कि पेशेंट को कि हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, फिर आपको स्टिलेट लगाना है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स जो भी है, ठीक है। लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। यही आपका अगर इंचार्ज कोई सुपरवाइजर है या कोई टीम आ गई, अगर एनएबीएच का इंस्पेक्शन है सपोज, ठीक है, ऑब्जर्व करने के, आप पूरे तरीके से, है ना, उस दिन अगर आज इंस्पेक्शन है तो आईडी कार्ड लगा करके आएंगे, शूज पहन के आएंगे, सेविंग करा के आएंगे, मतलब, है ना, फीमेल से तो हेयर टाई करके आएगी, लाइक दैट, है ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट्स, है ना, जो सैंपल है आपके, द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी चेंज्ड if he or she feel that someone is observing, अगर आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा, मैं आपकी आईवी थेरेपी की प्रैक्टिस असेस कर रहा हूं, आपको पता है कि सर असेस कर रहे हैं मेरी आईवी थेरेपी की प्रैक्टिस को, तो आप उसको कुछ क्या करेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की करेंगे। तो दैट इफेक्ट इज हॉथॉर्न इफेक्ट। तो मैंने तो कहा कि प्रैक्टिस जो है, नहीं यहां के स्टाफ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मैं उनको देखने गया, तो मैंने देखा कि इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है उनकी प्रैक्टिस रूटीन में अच्छी नहीं हो, बट मैंने उनको ऑब्जर्व जब किया, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ी प्रैक्टिस को सुधार कर लिया। तो दैट इफेक्ट, if the subjects or participants behavior is changed or modified during or he or she feels that someone is observing, कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या कहते हैं, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन चेंज आता है, और इसी इफेक्ट को जो नाम देता है, दैट इज अ हॉथॉर्न इफेक्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। बहुत बार आया हुआ इस तरीके से लाइन लिखी हुई आती है, इसलिए मैं लाइन बोली आपको, लाइन बोलने के पीछे मेरा रीजन वही है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार देखा मैंने तो, ठीक है। और कौन सा इफेक्ट है उसको बोलते हैं भैया, हॉथॉर्न। और एक और एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है, मैंने लिखा है, सी सब्जेक्ट्स में बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर बिकॉज दे आर अवेयर
of them being observed, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, and this called the Hawthorne effect. That is एल्टन मायो. एक क्वेश्चन आया हुआ इसमें ऐड किया है, ठीक है. This experiment were conducted between 1924 to 1932, ठीक है, at Western Electric Company's Hawthorne कंपनी का नाम था, ठीक है, वर्क्स इन द शिकागो में बाय एल्टन मायो. ये क्वेश्चन आया हुआ था भैया कि हॉथॉर्न इफेक्ट जो है ये सबसे पहले किसने बताया था, तो उसका आंसर था भैया एल्टन मायो, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन बाय बर्थ था उसने इन्होंने बताया. इसलिए मैंने वहां पे कैम्पबेल और वो डाले थे, मैंने इसलिए उन साइंटिस्ट के नाम को ऐड किया कि मे भी इन फ्यूचर कभी अगर पूछा जाता है तो आपको पता चले. क्लियर भैया? ज्यादा अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वो जो चीज कहानी. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट. एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट का मतलब क्या है, जो भी रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, कभी कभी उसकी पर्सनालिटी और उसके बिहेवियर की वजह से जो सब्जेक्ट है उनके बिहेवियर में भी क्या देखने को मिलता है, आपको चेंजेस देखने को मिलता है. आपने देखा होगा थोड़ा सा बिल्कुल सुटेड बुटेड आदमी आता, थोड़ा हम उसको, अभी आपका पेशेंट भी होगा ना कभी, ठीक है, तो गांव का होगा, अरे बैठ जा बाद में काम करेंगे यार तेरा, हाँ, तो बहुत सारे बोल देते हैं, और कोई सुटेड लग रहा प्रोफेशनल को आदमी, जी सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, है ना, होता है, ठीक है. तो थोड़ा सा जो सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट्स का जो बिहेवियर है वो रिसर्चर के बिहेवियर या उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिलता है. क्लियर? तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि अगर रिसर्चर है आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आपको थोड़ा बिहेवियर चेंज मिलेगा, उसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट. लाइक रिसर्चर के फेशियल एक्सप्रेशन, उसका क्लॉथिंग सेंस, उसकी एज, कोई एज है तो थोड़ा उस हिसाब से बिहेव करते हैं अपन. जेंडर, बॉडी बिल्ड एक्सप्रेशन कैन इन्फ्लुएंस द वे इन विच द रेस्पॉन्स आंसर द रिसर्च क्वेश्चन. उसके वे को क्या करता है भैया, इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, हॉथॉर्न इफेक्ट देख लिया अपन ने, एल्टन मायो ने दिया था. एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट देख लिया भैया, याद रखना क्वेश्चन बहुत सारे डाले हुए मैंने आज, फिर पूछूंगा, है ना. नेक्स्ट, दैट इज अ रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ द प्री टेस्ट. ठीक है, ये उस टेस्टिंग से मिलता जुलता है कि जब भी आप किसी का प्री टेस्ट लेते हैं, लेकिन कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, कुछ सेंसिटिव टॉपिक जो है उसकी वजह से उसका पोस्ट टेस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है भैया, इन्फ्लुएंस करता है. आइदर डिक्रीज हो सकता है और आइदर इंक्रीज हो सकता है, पर जनरली कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उस पर. बाकी तो जनरली क्या होता है, आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, तो कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उस पर आपको जनरली डिक्रीज भी देखने को मिल सकता है. एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, देखे, लाइक द रिसर्चर कंडक्ट ए प्री टेस्ट टू कलेक्ट द बेसलाइन डेटा बिफोर हेल्थ एजुकेशन ऑन HIV एड्स. ठीक है, तो सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत सारे उसका उस तरीके से उसका आंसर नहीं कर पाते हैं, सेंसिटिव टॉपिक है. क्लियर? पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्री टेस्ट है वो कहीं कहीं पोस्ट टेस्ट के ऊपर क्या करता है, कहीं कहीं इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करता है. नेक्स्ट बात करूं, द नोवेल्टी इफेक्ट. नोवेल्टी इज न्यू. नोवेल्टी इज द न्यू. जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, आप सपोज हॉस्पिटल में है, आप कैनुलेशन कर रहे हैं, मैं एक बेसिक कैनुलेशन है इसलिए मैं उसी को एग्जांपल बार बार देता हूं. ठीक है, आप कैनुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, कैनुला लगाते हैं, माइक्रोपोल चिपका देते हैं, है ना, या डायनाप्लास्ट चिपका देते हैं, जनरली यही करते हैं. जनरली आपने कभी जो जिसके रूटीन से माइक्रोपोल डायनाप्लास्ट लग रही थी, कभी आपने महंगी वाली टेगाडर्म खरीद के लगा दी उसके, ठीक है, तो देखिए यार ये जाली वाली चीज क्या है यार, ये पॉलिथीन जैसी है उसको. या अभी तक जो आप पढ़ते हुए आ रहे थे, आपने चॉक एंड बोर्ड मेथड से पढ़ा था, फिर आपने व्हाइट बोर्ड चल गया, मार्कर एंड बोर्ड मेथड चल गया, ठीक है, तो आप थोड़ा उससे ज्यादा फेमिलियर. जिस दिन फर्स्ट दिन आपने डिजिटल बोर्ड से पढ़ा था तो लगा यार चीज क्या है यार ये, है ना, लगा ना. जब भी कोई न्यू एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, तो जो सैंपल या पार्टिसिपेंट्स होता है उनका बिहेवियर फर्स्ट टाइम क्या होता है, थोड़ा सा आपको चेंज, अटेंशन देखने को आपको मिलता है, तो वो भी एक जनरली इफेक्ट है. सी व्हेन द ट्रीटमेंट इज न्यू, आप पतंजलि की बहुत सारी दवाइयां आती है, कोरोना में कोरोनिल चली थी, क्या है यार ये, हाँ, सुबह से हम बराबर लेना, कोरोना ठीक कर रहा है ना, नहीं कुछ आई थी. तो जब भी कोई न्यू इंटरवेंशन या न्यू ट्रीटमेंट आता है, क्या सब्जेक्ट्स एंड रिसर्चर्स माइट बिहेव इन डिफरेंट वेज. फिर 5-10-15 दिन बाद में फेमिलियर हो गए आप इससे, है ना. अब वो बोर्ड पे ध्यान नहीं जाता है, पहले फर्स्ट दिन आए तो
टीचर क्या पढ़ा रहा है उस पर ध्यान कम जा रहा होगा, बोर्ड में ज्यादा जा रहा हो यार ये चीज क्या है यार, है ना, फर्स्ट डे। सो दे मे बी एंथुसियास्टिक अबाउट द न्यू मेथड्स, है ना, उत्साह होता है उनके अंदर न्यू मेथड्स को जानने के लिए, एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक। क्लियर। एंड लास्ट नहीं है, भी और है एक दो। पीपल, पीपल का भी एक इफेक्ट है। कैसे, मैं बात करता हूं आपसे। सपोज बहुत सारी स्टडीज पीपल और प्लेस, मैं दोनों को साथ लेकर के चलता हूं, इसके बाद प्लेस आएगा। क्लियर। आप देखते हैं कि मैं सपोज हाइट की बात करूं तो मैं देखूंगा कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनकी हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, इंडियंस की कम होती है। क्लियर। कुछ स्पेसिफिक रेसेस हैं जैसे ब्लैक्स हैं, निग्रोज हैं, ठीक है, उनमें हो सकता है कि ब्लड प्रेशर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर। और मैं इसके साथ में प्लेस की बात करूं, क्लियर, सपोज जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, प्लेस हिली एरियाज में रहते हैं, उनको गोइटर ज्यादा होता है, आयोडीन की कमी से पड़ा होगा आपने हिली एरियाज में रहने वालों को, ठीक है। तो मैं ऐसा स्टडी करूं कि यार भैया मैंने उनकी पॉपुलेशन ले ली, ठीक है, और मैंने देखा उनमें गोइटर ज्यादा है, तो मैं कहूं कि नहीं पूरे एरिया में जो आसपास का एरिया है उसमें गोइटर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, तो वो मैं सबके लिए उसको जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा, जनरलाइज थोड़ी कर पाऊंगा कि भैया समय, सपोज जो हिली एरियाज पे रहते हैं, जैसे जैसे तो ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन कम होता है, ये तो पता है बेसिक, ठीक है, कम ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, श्वास तेज से लेनी पड़ेगी, रेस्पिरेशन आपका क्या होगा जनरली ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी जनरली क्या मिलती है आपको, ज्यादा मिलती है। तो मैं कहूं कि नहीं सबकी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो जनरलाइजेशन नहीं है, वो स्पेसिफिक एरिया के लिए है। क्लियर। तो ये भी एक क्या है भैया आपका एक फैक्टर है। एग्जांपल से समझते हैं, लाइक पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक रेस, सी such as whites have the higher prevalence of the CAD as compared to black। जो whites हैं, ठीक है, हो सकता है खान पान उनका अलग हो, ज्यादा ऑयली खाते हो, जो भी है, ठीक है, तो whites जो है उनके अंदर CAD की प्रिविलेंस ज्यादा है। तो मैंने इनके ऊपर स्टडी किया और मुझे ज्यादा डाटा मिला, तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि इंडियन जो पीपल्स हैं उनके अंदर CAD की प्रिविलेंस है, तो मैं उसको जनरलाइज नहीं कर सकता। समझ में आई कहानी। ये डिफरेंस है, हम जो हमारे दिमाग में होना चाहिए, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम एक्सटर्नल वैलिडिटी पढ़ रहे थे, जिसका मतलब क्या था कि जनरलाइजेशन के अंदर कहीं ना कहीं क्या भैया प्रॉब्लम है। बट दीज आर सम फैक्टर। तो अगर आप फिर ब्लैक के ऊपर जाओगे, जो ब्लैक पीपल्स है वहां पे स्टडी करोगे, वहां पे आप देखोगे नहीं CAD के केस तो बहुत कम है, तो आपकी बायास्ड होगी। आपने तो कहा था भैया CAD केस बहुत ज्यादा है, प्रिविलेंस है। क्या नेक्स्ट में बात कर रहा था प्लेस की, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सीधा एग्जांपल समझते हैं। पीपल लिविंग in high altitude have the high hemoglobin as the requirement of oxygen is more, however the hemoglobin is lower in people who residing in the plain area। तो प्लेन एरिया में उनका hemoglobin कम होता है और हिली एरियाज पे रहते हैं उनको hemoglobin क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर। सो जनरलाइजेशन फॉर द पीपल ऑफ हिली एरिया इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पीपल लिविंग इन द प्लेन एरिया। वो सबके लिए जनरलाइजेशन नहीं होगा। आपको आप स्टडी कर सकते हैं कंडक्ट, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये भैया हिली एरिया के अंदर है, या व्हाइटिश पीपल जो है उसमें अगर आपको CAD के केस ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो CAD के केसेज है वो क्या है भैया, व्हाइटिश पीपल में है, या इंडियन पॉपुलेशन पे है, या ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन के ऊपर है। समझ में ये कहानी जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्या लास्ट इज द टाइम। यहां जो टाइम है कि मैंने आपको क्या कहा कि आपने कोई स्टडी कंडक्ट किया है, क्लियर, मैं उसको वापस से अगर स्टडी को कंडक्ट करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, क्लियर। लेकिन आज मैंने 2024 में कोई स्टडी की या 1990 में स्टडी की, वापस उसको मैं 2010 में कर रहा हूं, 20 साल बाद, क्लियर, तो क्या आपको रिजल्ट सेम मिलेगा क्या? बहुत सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती है आपको, ठीक है, तो टाइम का भी जनरली क्या भैया एक बड़ा फैक्टर होता है। इफ ए रिसर्चर वाज कैरिड आउट ऑन ए कम्युनिटी इन 1990 एंड देन अगेन इन 2000, द रिजल्ट ऑफ दीज टू रिसर्चेज वुड बी डिफरेंट, बिकॉज टाइम हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर इफेक्ट। कहानी समझ में आई यहाँ? क्लियर है? ठीक। अभी मैं डिजाइन शुरू नहीं की है अभी तक, अभी बेसिक बात कर रहा हूं मैं, अभी डिजाइन के टाइप्स आएंगे वहां समझना, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना। हॉथोर्न इफेक्ट का बहुत बहुत क्वेश्चंस
आया हुआ है। अब मैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट रिव्यू।